तो फर्स्ट चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का यूनिट नंबर 2 शुरू किया जाता है। यहां पे पिछले क्लास में हमने नेपोलियन के फॉल तक पढ़ा था। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, नेशनलिज्म होता क्या है, स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि नेशनलिज्म की उत्पत्ति, नेशनलिज्म की शुरुआत कहां से होती है, फ्रांस से होती है, और वो कैसे फ्रांस से बाकी यूरोप के देशों में फैली। ठीक है, हमने देखा नेपोलियन किस तरीके से अलग अलग जगहों पे आक्रमण करते हैं, वहां पर विजय प्राप्त करते हैं, और साथ में हमने यह भी देखा था कि इनिशियली नेपोलियन को सफलता मिली, बाद में लोग उनके खिलाफ हो गए, और 1815 में नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाते हैं और नेपोलियन की कहानी वहां पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या ध्यान रखना है, ध्यान आपको यहां पे यह रखना है, मैंने आपको बताया था कि जो नेशनलिज्म का स्ट्रगल है वो रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन पे चलता है। रिवॉल्यूशन होगा और देन उसके अगेंस्ट काउंटर रिवॉल्यूशन जैसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेपोलियनिक वॉर तक रिवॉल्यूशन था, और नेपोलियन के युद्ध में हारने के बाद जो हुआ, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वियना कांग्रेस के बारे में। वियना कांग्रेस को आप काउंटर रिवॉल्यूशन के रूप में देख सकते हैं, यानी कि ऐसा कुछ हुआ जिसने रिवॉल्यूशन के द्वारा लाए गए बदलावों को रिवर्स करने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन उससे जानने से पहले हम लोग आज देखेंगे जैसे एरिस्टोक्रेट एंड मिडिल क्लास, ये सब देखने वाले हैं इस यूनिट में। ठीक है, लिबरलिज्म क्या था, किस तरीके से पूरा का पूरा आइडिया ऑफ लिबरलिज्म पूरे यूरोप में फैला, और रिवॉल्यूशनरीज कौन थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस यूनिट को। ठीक है, शुरुआत होता है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, किस तरीके से नेशनलिज्म यूरोप में फैलता है। ठीक है, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल। क्या कह रहा है बेसिकली, जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप थे वहां पर एक बहुत बड़ा स्टेट बनाया गया था मोनार्कीज के द्वारा। पहले ही डिस्कस किया था, स्टेट पॉलिटिकल यूनिट है, तो वहां पे पॉलिटिकल यूनिट बनाए गए थे, पॉलिटिकल यूनिट थे, और उस यूनिट के अंदर, उस पॉलिटिकल यूनिट के अंदर अलग अलग इथनिसिटी, कल्चर, लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहा करते थे। इन अदर वर्ड्स, एक स्टेट के अंदर डिफरेंट नेशन के लोग रहा करते थे। ठीक है, तो वही यहां पर आपको बताया गया है। यहां पर जो है बेसिकली आपको ये जो देख रहे हैं, ये इधर हैब्सबर्ग एम्पायर है। ठीक है, जो होली रोमन एम्पायर, बाद में ये हैब्सबर्ग एम्पायर के इसके कुछ पार्ट्स हैब्सबर्ग एम्पायर में मिल गए। ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर, बेसिकली ये हंगरिया है, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया ये देखिए। ठीक है, इसकी इटली के भी कुछ पार्ट्स इसके पास थे। ठीक है, ये जो हो गया आपको, ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर था। आप इस मैच में देख सकते हैं कि अलग अलग रीजन में कई रहने वाले लोग अलग अलग भाषा को बोलने वाले, अलग अलग कल्चर के हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बावेरिया है, ये कौन सा इलाका था, ये बेसिकली जर्मन डोमिनेटेड इलाका था, यहां जर्मन भाषा बोली जाती थी। बोहेमिया, इधर भी जर्मन बोलते थे। ऑस्ट्रिया, ठीक है, हंगरी में अलग भाषा यहां पे लिख रखा है, हंगरी में कौन सी भाषा बोली जाती थी। इधर ट्रांसल्वेनिया आ जाएंगे, ट्रांसल्वेनिया इज मॉडर्न रोमानिया। ठीक है, यहां पे अलग भाषा बोली जाती थी। तो ये अलग कई सारे रीजन्स जो बाद में अलग नेशन ही बनेंगे, नेशन स्टेट बनेंगे, वो इस स्टेट का पार्ट हुआ करता था। समझ में आ रहा है, इन यहां पे जो लोग रह रहे हैं अलग अलग एथनिसिटी के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रीजन के, ठीक है, इनके बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं थी। ये लोग सभी एक दूसरे से भिन्न थे, ऐसा कुछ भी नहीं था जो इनको एक यूनिट के रूप में जोड़े। समझ में आ रहा है, क्या इसमें कॉमन था, सभी लोग एक एम्पायर के नीचे थे, और सभी लोग एम्पायर के जो राजा थे, एम्पायर थे, उसके प्रति लॉयल्टी में बस सिमिलैरिटी थी उनकी, कि ये सभी के सभी एक एम्पायर से लॉयल हैं, बाकी कोई सिमिलैरिटी इनमें नहीं थी। समझ में आया, ये था यहां पे हमें क्या, ये ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर, बेसिकली यूरोप का क्या हाल था वो हम देखते हैं। बेसिकली देख लेते हैं क्या है कि दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर। वो ये नहीं मानते थे कि उनका कोई कॉमन आइडेंटिटी है। जैसे भारत में हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है इंडियन की, मॉडर्न जर्मनी में लोगों की एक कॉमन आइडेंटिटी है जर्मन की। यूएसए जाएंगे, वहां पे भी कई सारे आपको अलग अलग कल्चर को मानने वाले, अलग अलग रीजन से आए हुए, अलग अलग कंट्रीज से आए हुए लोग वहां पे आपको दिखेंगे। लेकिन फिर भी वहां पर क्या है, एक कॉमन आइडेंटिटी है, एक कॉमन अमेरिकन कल्चर है।
ठीक है, लेकिन यहां पर उस समय के यूरोपियन एम्पायर्स में ऐसे कॉमन आइडेंटिटी का अभाव था। ये अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलते थे और इनकी एथनिसिटी भी अलग अलग थी। ठीक है, जैसे यहां पर रीजन्स और लैंग्वेज, बोहेमिया एक रीजन है जहां पर जर्मन भाषा बोली जाती थी। ये बोहेमिया कहां पर है? ये बोहेमिया बेसिकली आप ये, ठीक है, ये है बोहेमिया, वहां पे जर्मन भाषा बोली जाती थी। लोम्बार्डियन वेनेशिया बेसिकली आजकल ये इटली के पार्ट होते हैं और यहां पर इटालियन भाषा बोली जाती थी। हंगरी, वहां पे अलग भाषा मैग्यार भाषा बोली जा रही है। गैलिसिया में पोलिश भाषा बोली जाती थी। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जा रही है, वहां पर लोगों के बीच में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। आगे क्या हुआ? ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम देखते हैं कि यूरोप की सोसाइटी ब्रॉडली दो ग्रुप में उस समय आके डिवाइड हो गई थी। एक तरफ थे एरिस्टोक्रेट एंड दूसरी ओर थे मिडिल क्लास। ठीक है, यूरोप की सोसाइटी कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड हो रही है, एरिस्टोक्रेसी के बीच में और मिडिल क्लास में। हमने पहले भी देखा था क्लास 9th में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में राइज ऑफ मिडिल क्लास को देखा था कि कैसे मिडिल क्लास के राइज के साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज मिडिल क्लास में सबसे पहले फैले थे। ठीक है, तो जो मिडिल क्लास फ्रांस में उभरा था वो धीरे धीरे यूरोप के बाकी जगहों पे भी उभरेगा। समझ में आ रहा है? तो वहां पे हम क्या देखते हैं, दो टाइप के आपको सोशल क्लास देखने को मिलेंगे। एक तरफ एरिस्टोक्रेट है, एरिस्टोक्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, या फिर सीधे साधे शब्दों में कहें जमींदार क्लास। ऐसे लोग जिनका सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ स्टेटस क्या है? लैंड। ठीक है, आज भी भारत में भी लैंड स्टेटस से जुड़ा हुआ है, जिसके पास जितनी जमीन होती है वो उतना अमीर माना जाता है कि नहीं? उसी तरीके से उस समय भी यूरोप में भी कुछ ऐसा ही हाल था। लैंड वहां पर एक मेन सोर्स हुआ करता था इनकम का एज वेल एज स्टेटस का। तो एरिस्टोक्रेट जो थे, एरिस्टोक्रेसी जो थी, उनका इंटरेस्ट डायरेक्टली लैंड से जुड़ा हुआ था। और उनके साथ साथ नए इकोनॉमिक सिस्टम के कारण, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इन सब के कारण एक नया इकोनॉमिक क्लास डेवलप हुआ जो था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का जो वेल्थ था वो लैंड से जुड़ा हुआ नहीं था, वो ट्रेड से जुड़ा हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ था। समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली यूरोप का समाज एक ऐसे स्तर पे पहुंच गया है जहां पर दो इकोनॉमिक क्लास है, दोनों संपन्न हैं, दोनों के पास धन है, ज्यादा कम हो सकता है लेकिन है। ठीक है, पर पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो एरिस्टोक्रेसी को फेवर करती है, जो फ्यूडल क्लास को फेवर करती है। समझ में आया? और क्या होने वाला है, समाज में बदलाव आ चुका है, पॉलिटिक्स में बदलाव नहीं आया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो नए क्लासेस हैं वो कुछ ऐसे बदलाव लाने का प्रयास करेंगे जो जिसके द्वारा उनके आइडियाज भी रिफ्लेक्ट हों। ठीक है, पुराने आइडियाज को चैलेंज किया जाएगा और नए आइडियाज यूरोप में उभर के आने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इन दो ग्रुप्स को ब्रॉडली देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, एरिस्टोक्रेट। जैसा कि मैंने बताया, कौन थे ये? लैंड ओनर्स क्लास थे एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट हुआ करते थे। शुरुआत में जो वहां की पॉलिटिकल सिस्टम थी उसमें जो एरिस्टोक्रेट थे वो आर्मी के ऑफिसर्स हुआ करते थे, या सारे के सारे धन भी उनके पास था, मिलिट्री का कंट्रोल भी लार्जली उनके पास था। तो क्या हो जाएंगे, पॉलिटिकली भी डोमिनेंट होंगे, लैंड ओनर्स भी थे। ठीक है, ये क्लास था, ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है ये आपको पूरे के पूरे यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। और इस एरिस्टोक्रेट, हम क्या देखे थे, हमने देखा था कि यूरोप में, जैसे पिछले जो स्लाइड्स था, आपको पिछला स्लाइड याद होगा, इसमें हमने क्या देखा था, बेसिकली इसमें हमने देखा था कि कैसे अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग के बीच में डिफरेंसेस हैं। लेकिन एरिस्टोक्रेटिक क्लास में क्या था, ऑलमोस्ट यूरोप में रहने वाले एरिस्टोक्रेटिक क्लास में एक सिमिलैरिटी थी। इवन दो लोगों में अंतर है लेकिन हर जगह के एरिस्टोक्रेटिक क्लास में कुछ सिमिलैरिटीज है। ठीक है, क्या सिमिलैरिटीज है? जो मेजर सिमिलैरिटीज है वो ये है कि अधिकतर दोनों उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सेम है, लैंड है। ठीक है, दूसरा, भाषा वो सेम बोलते हैं। डिप्लोमेसी के लिए पूरे यूरोप में फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसके साथ साथ उन्होंने आपस में विवाह संबंध भी, मैरिजेस भी फैमिली टाइज करके रखा था। ठीक है, दीज फैमिलीज वेर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिजेस। मैरिज के थ्रू उन्होंने फैमिली टाइज बनाए थे। ये भी क्या था, कॉमनैलिटी था। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, एरिस्टोक्रेटिक क्लास न्यूमेरिकली इंफीरियर थी। न्यूमेरिकली इंफीरियर मतलब उनकी संख्या कम थी, वो अल्पसंख्यक थे।
लेकिन पॉलिटिकली बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे, ठीक है, क्योंकि मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों उनके हाथ में थी। समझ में आया? ये था एरिस्टोक्रेटिक क्लास, और इसके सामने क्या है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में कौन है? मिडिल क्लास बेसिकली कॉमर्शियल क्लास है। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया उससे क्या हुआ? समाज में नए तबकों का उदय हुआ, नए ग्रुप्स बने समाज में। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर नहीं थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तब आए। समझ में आ रहा है ना? उसी तरीके से कैपिटलिस्टिक वर्क का राइज हुआ, ऐसे लोग जो इंडस्ट्री में पैसा लगाते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट का। व्यापारी तो पहले भी थे, लेकिन उनको एक्चुअल धन कमाने का मौका, पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट बनने का मौका यहां पर मिलता है। तो मिडिल क्लास कैसे लोगों से बना हुआ था? बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट से, बिजनेसमैन से, एंड प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स मतलब क्या हो गए? टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, इस टाइप के जो लोग हो जाएंगे, सर्विस सेक्टर वाले, उन्हें प्रोफेशनल कहा जाएगा। तो ऐसे लोगों से मिडिल क्लास बना हुआ था। ये लोग अपने ट्रेड पर, व्यापार पे, या फिर प्रोफेशन पे, जैसे कोई इंजीनियर है तो अपने प्रोफेशन पे डिपेंड करेगा, डॉक्टर अपने काम पे डिपेंड करेगा, इन सब चीजों पे अपने लाइवलीहुड, अपने पैसे के लिए डिपेंड किया करते थे। ये कौन सी एरिस्टोक्रेसी में हमने क्या देखा था? ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। वेयर एज मिडिल क्लास, जो जहां का मिडिल क्लास था वो भाषा बोला करता था। जो जर्मन एरिया से आते थे वो जर्मन बोलते थे, जो फ्रेंच एरिया से आते थे वो फ्रेंच बोलते थे, जो इटालियन एरिया से आ रहे हैं वो इटालियन भाषा बोलेंगे। तो जो लोकल लैंग्वेज है उसको वो बोला करते थे। साथ में इनकी संख्या हम क्या देखते हैं? वेस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप का कहने का क्या मतलब हो गया? जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, ये सब एरिया जो हो गया ये है आपको वेस्टर्न यूरोप। सेंट्रल यूरोप में ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब जो इलाके होंगे। ईस्टर्न यूरोप में आपको आ जाएंगे जो बाल्कन नेशंस हैं, ठीक है, जैसे ग्रीस, सर्बिया, रशिया को भी आप जोड़ सकते हैं। ये सब क्या हो जाएंगे? बेसिकली ईस्टर्न यूरोप के पार्ट हो जाएंगे। यूरोप का कम से कम कल्चरली यूरोप का पार्ट रहा है रशिया, ठीक है। यूरोप के हर बड़े इवेंट में रशिया उसका एक पार्ट रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, क्राइमियन वॉर हो, कुछ भी हो, रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। तो हम रशिया को मानना पड़ेगा कि वो उसके पार्ट है, कम से कम कल्चरली तो है ही, ठीक है। वैसे आपको याद रखना है जियोग्राफिकली भी क्या कहा जाता है, एक यूराल माउंटेन है रशिया में। तो यूराल माउंटेन के जो वेस्ट में पार्ट है वो यूरोप का पार्ट माना जाता है रशिया का, और यूराल माउंटेन के जो ईस्ट में पार्ट है वो एशिया का पार्ट माना जाता है रशिया का, ठीक है। तो यूराल माउंटेन बेसिकली डिवाइड की तरह काम करता है, और जो उनका कैपिटल है और जितने मेजर सिटीज हैं जैसे मॉस्को, पीटर्सबर्ग, ये सारे के सारे यूराल माउंटेन के वेस्ट में, ठीक है। तो रशिया भी उसका पार्ट माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो बेसिकली रशिया भी उनका पार्ट हुआ करता, तो मान सकते हैं हम, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप, ये सब जो हो गए, इन सब में हम क्या देखते हैं कि जो मिडिल क्लास की संख्या थी, ये हम इनिशियली वेस्टर्न यूरोप में इनकी संख्या ज्यादा थी, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी पहले हुआ। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहां होता है? इंग्लैंड में, ठीक है। 18वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, और 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी के शुरुआत से फ्रांस में, यूरोप के वेस्टर्न यूरोप में भी फैल जाता है, ठीक है। तो वेस्टर्न यूरोप में पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इसलिए वहां पर मिडिल क्लास की भी संख्या ज्यादा थी। हम देखते हैं सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में इनकी संख्या भले कम हो, लेकिन क्या था? ये डायनामिक ग्रुप था, ठीक है। बदलाव के लिए जो उद्यत हो, ऐसा ग्रुप था जो बदलाव चाहती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? बेसिकली जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस था, जमींदारों को जो विशेषाधिकार मिला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय, आपको याद होगा क्या कैसे थे? फॉर एग्जांपल, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, ये क्या था? एक विशेषाधिकार का था। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये बिल्कुल अप्लाई नहीं होता था। एरिस्टोक्रेट्स के लिए अलग लॉ चलते थे, कॉमनर्स के लिए अलग लॉ चलते थे। तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, ये सब उसके अगेंस्ट में था। ये सब क्या थे? बेसिकली ये सब प्रिविलेजेस थे, विशेषाधिकार था जो उन्हें मिला था। समझ में आ रहा है? तो मिडिल क्लास ऐसे जो एरिस्टोक्रेट्स को या जमींदारों को जो विशेषाधिकार दिया गया था वह उनके खिलाफ। समझ में आ रहा है? और जो मेजर आइडिया जो उन समय मिडिल क्लास में फैलती है वो था आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, जिसे हिंदी में कहा जाता है उदारवाद, ठीक है। तो लिबरलिज्म के क्या आइडियाज थे, क्या मिडिल क्लास में कैसे फैले, इसका नेशनलिज्म से क्या संबंध है, कैसे इसने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, ये सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या कह रहा है?
व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरलिज्म, ये बेसिक जो आपको हेडिंग जो भी स्लाइड्स में मिलेंगे वो आपके बुक्स के टॉपिक्स हैं, सीधे के सीधे मैंने बुक से टॉपिक्स दिया ताकि टॉपिक वाइज आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए, कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या मेन मुद्दा है वो हम देखते हैं। बेसिकली क्या कह रहा है, द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी, द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th century यूरोप वर क्लोजली allied टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। बेसिकली जो नेशनल यूनिटी का, राष्ट्रीय एकता की जो भावना उभर के आती है, उसका सीधा सीधा संबंध किससे था? लिबरलिज्म से था। लिबरलिज्म क्या है देख सकते हैं, क्या है लिबरलिज्म? बेसिकली लिबरलिज्म एक रूट सब लैटिन रूट से निकला है जिसे लिबर, लिबर मतलब क्या होता है? फ्री। ठीक है, फ्री मतलब सबको पता है स्वतंत्र, मुक्ति। तो क्या होने वाला है, कुछ ऐसी चीजों की बात की जाएगी जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दिया जाए। ठीक है, ठीक है, तो वही हम देखने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पहला क्या है? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कैसी स्वतंत्रता देख लेंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में वो कवर हो जाएगा। एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कानून के सामने सभी बराबर हैं। ये आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हमने देखा था एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस के बारे में देखा था। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ डायरेक्टली उसको अंडरमाइन करता है। कानून के आगे आगे अगर सभी लोग बराबर होंगे तो सभी को समान टैक्स देना पड़ेगा, सभी पे समान कानून आएगा। ठीक है, और वो फ्यूडल प्रिविलेजेस को अंडरमाइन करेंगे। ठीक है, तो लिबरलिज्म के दो एस्पेक्ट हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। क्या क्या है एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला, मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल स्पेयर। पॉलिटिकल स्पेयर में लिबरलिज्म का क्या अर्थ था? ठीक है, स्लाइड्स पे अच्छे से सारा कुछ लिख रखा है। देखो स्लाइड्स इस तरीके से मैंने बनाया है कि अगर आप स्लाइड्स को भी पढ़ लो तो आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर हो जाए। और आपको क्या होगा, बेसिकली आपको पॉइंट्स में सारे लिखे हुए आपको स्लाइड्स मिलेंगे, तो आपको आंसर भी पॉइंट वाइज लिखने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो आपके जो आंसर्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, आसानी से आप उनको मेमोराइज कर पाएंगे और रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, एग्जाम में उसको फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं लिबरलिज्म का क्या मतलब है। तो याद रखना है, पॉलिटिकल स्पेयर में आपसे ड्रॉबैक भी पूछा जाएगा, तो मैंने ड्रॉबैक करके भी लिख दिया है क्या उसका अर्थ था। बेसिकली क्या है, इट स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो पुरानी बात है फिर से रिपीट किया जा रहा है। इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट। गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट का क्या मतलब है? जो रूल होगा, जो सरकार चलाए जाएंगे वो लोगों के सहमति से चलाया जाएगा, जो डेमोक्रेसी है। ठीक है, वो नेसेंट फॉर्म में यानी कि शुरुआती फॉर्म में यहां पे आपको देखने को मिलता है। लिबरलिज्म से उसकी शुरुआत होती है। डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट। ठीक है, तो उस टाइप के रूल्स को, उस टाइप के गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना चाहते थे लिबरल्स। ठीक है, लिबरलिज्म डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए सपोर्ट किया करता था। एंड ऑफ क्या कह रहा है? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्कियल प्रिविलेजेस। जो ऑटोक्रेसी थी यानी कि निरंकुश शासन है राजा का, राजा के ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, उसको बंद किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन लगाया जाए राजा के पावर्स पे। और जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं, विशेषाधिकार दिया गया है फ्यूडल लॉर्ड्स को, उसको भी रोक दिया जाए। तीसरा क्या कह रहा है? ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। एक समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1791 का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद 1791 कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, वही यहीं से आया था। क्या करना है? एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है और एक पार्लियामेंट बनाना है। वहां पे भी नेशनल असेंबली बनाई गई थी जो बेसिकली पार्लियामेंट ही था। ठीक है, तो पार्लियामेंट को बनाना है। और लास्ट में क्या कह रहा है? बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जोर दिया करता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था, राजशाही में क्या होता था, सारी की सारी देश की प्रॉपर्टी राजा की मानी जाती थी। राजा अपने इच्छा अनुसार किसी के भी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले सकता था। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आएगा तब गवर्नमेंट अपने इच्छा अनुसार प्रॉपर्टी को कब्जे में नहीं ले सकती है। समझ में आया? उसको कॉम्पनसेशन देना तो पड़ता ही है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली यही है कि
प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वो सपोर्ट किया करते थे। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ निगेटिव फॉलआउट भी हैं। क्या क्या है? बेसिकली इवन दो जो लिबरल्स थे वो क्या बात करते थे? राइट्स की बात किया करते थे, लेकिन यूनिवर्सल सफरेज में विश्वास नहीं करते थे, यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार में विश्वास नहीं करते थे, मतलब कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिले, इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया करते थे। ठीक है, हमने देखा था कि कैसे 1791 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, उसमें क्या था? महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। इनफैक्ट सभी लोगों को भी नहीं दिया गया था, पूरे पॉपुलेशन को एक्टिव और पैसिव सिटीजन में बांट दिया गया था। इसका मतलब क्या है कि वोट की तो बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन सभी को वोट का अधिकार नहीं दिया गया। दूसरा क्या कह रहा है? राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। जिनके पास संपत्ति होती थी केवल उनको यह अधिकार दिया जाता था। ठीक है, अब ब्रीफली जब जैकोबियन रूल आया फ्रांस में, तब कुछ समय के लिए सभी पुरुषों को वोटिंग का अधिकार दिया गया था, लेकिन नेपोलियन आके इस सिस्टम को उसने फिर से खत्म कर दिया। और जितनी महिलाएं थी सबको, किसी को भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए, ना वोट करने का अधिकार था, ना चुनाव लड़ने का अधिकार था। नेपोलियन ने डेमोक्रेसी खत्म कर दी थी, मोनार्की ले आया था। थ्रू आउट द 19th एंड द अर्ली 10th सेंचुरी वुमेन एंड, बेसिकली क्या कह रहा है कि हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो महिलाएं थे और पुरुष थे जिनको वोटिंग राइट्स नहीं मिला था, वो लोग इसके लिए कई सारे आंदोलन चलाते हैं और धीरे धीरे उनको भी वोटिंग राइट्स दिए गए। ठीक है, जैसे फ्रांस में एग्जैक्ट तो मुझे डेट नहीं याद आ रहा है, लेकिन जिस समय इंडिया में वोटिंग राइट्स दिए गए थे उसी के आसपास फ्रांस में भी महिलाओं को दिए गए थे। ठीक है, 1946 के आसपास दिया गया था। ठीक है, तो हम क्या उसी तरह यूएसए में इंडिया के बाद मिला महिलाओं को वोटिंग अधिकार। तो ये पूरे दुनिया में महिलाओं ने लंबे समय तक वोटिंग अधिकार के लिए स्ट्रगल किया, और यहीं पे लिबरलिज्म का ड्रॉबैक है ना। और एक तरीके से आप क्या देखें, कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट है, लेकिन नॉट कॉन्सेंट ऑफ ऑल। सभी के कॉन्सेंट की बात नहीं कर रहा है, केवल अमीरों के कॉन्सेंट की बात हो गई, है ना। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं इकोनॉमिक स्फीयर में। इकोनॉमिक स्फीयर में इसका क्या अर्थ था? इकोनॉमिक स्फीयर में हम देखते हैं क्या अर्थ होता है। सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ मार्केट। ठीक है, फ्रीडम ऑफ मार्केट, एबॉलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। यानी कि सरकार, देखिए, सरकार किसी भी चीज के इनफ्लो या आउटफ्लो का, स्पेशली गुड्स एंड सर्विसेज के इनफ्लो और आउटफ्लो को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। वो कैसे प्रयास करती है? टैक्सेस के माध्यम से। ठीक है, सरकार कई सारे टैक्सेस लगाती है ताकि इनफ्लो और आउटफ्लो को, ट्रेड बैरियर्स जिन्हें कहा जाता है, उनके माध्यम से चीजों को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो जो नया आप लिबरलिज्म आ रहा था वो इस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस को हटाने की बात करता था। फ्रीडम ऑफ मार्केट का क्या है? जो चीज हम जैसे बेचना चाहे, खरीदना चाहे, वैसे हम कर सकते हैं। जो चीज जैसे हम प्रोड्यूस करना चाहे वैसे करने की इजाजत दी जाए। जो सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, उन रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया जाए। समझ में आया? ये था फ्रीडम ऑफ मार्केट। और गुड्स एंड कैपिटल, गुड्स मतलब क्या होता है? वस्तुएं, कैपिटल मतलब पूंजी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस का कोई बंदा है, वो जर्मनी में इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उसके पास पैसा है, तो वो पैसे जर्मनी में लगा पाए, जर्मनी की गवर्नमेंट उसको ना रोके। ये है फ्रीडम ऑफ कैपिटल का। समझ में आया? मॉडर्न टाइम्स में भी ऐसा ही चलता है। अमेजॉन कंपनी का मालिक इंडिया में लगाना चाहता है, फ्रीडम है, वो लगाता है। वो अमेजॉन कंपनी भारत में है भी, है ना, तो वो क्या किया? कैपिटल इन्वेस्ट किया भारत में। तो इसी टाइप का डिमांड उस समय भी चल रहा था। समझ में आ रहा है? एक आपको यहां पे एग्जांपल दिया जा रहा है। ये जो एग्जांपल है इसमें हम देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नेशनलिज्म को बढ़ावा देता है। क्या हुआ बेसिकली देखेंगे कैसे आर्थिक दृष्टि से जो जर्मनी कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, आर्थिक दृष्टि से वो एक हुआ, और उसके एक होने का फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? कि भविष्य में नेशनलिज्म के फीलिंग्स को ये बढ़ाने में मदद किया, क्योंकि सभी लोग एक साथ ट्रेड करने लगे थे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो जब भी ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे ही इंटरेक्शन भी लोगों के बीच में बढ़ता जाएगा। लोग गुड्स लेके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स विल फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, तो वो भी होने वाला है और वो धीरे धीरे मदद करेगा नेशनलिज्म में। क्या था बेसिकली देखते हैं।
नेपोलियन के आने से पहले जर्मनी कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। नेपोलियन ने उनको कंसोलिडेट किया, इकट्ठा किया, और उसने 39 स्टेट में, मोर देन 300 थे, 300 को उसने कंसोलिडेट करके कितने में बदल दिया? 39 स्टेट्स में। ठीक है, 39 स्टेट्स में बदल दिया, और उनकी अपनी करेंसी हुआ करती थी, वेट हुआ करती थी, मेजर हुआ करती थी। ठीक है, और इससे समस्या पैदा होती थी। फॉर एग्जाम्पल 1833 में अगर कोई व्यापारी है जो हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहा है, बेसिकली हैम्सबर्ग जर्मनी में ही है, न्यूरेमबर्ग भी जर्मनी में ही, और इन दोनों के बीच में लगभग 600 650 किलोमीटर का गैप है। ठीक है, उन दोनों के बीच में 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर कोई 600 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है तो उसे लगभग 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था। मतलब क्या है? हर 50 किलोमीटर पे एक कस्टम बैरियर है, और हर बार कस्टम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अगर बार बार कस्टम टैक्स देना पड़ेगा तो लोग बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन में विश्वास नहीं रखेंगे। 50 बार कौन देगा? और केवल यह समस्या नहीं थी, एक समस्या यह भी थी कि कोई यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट नहीं था। जैसे यहां पे आपको एग्जांपल दिया एक एलए का। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली लेंथ को मेजर करने का यूनिट है। ठीक है, इसका वैल्यू अलग अलग जगहों पे अलग अलग हुआ करता था। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रैंकफर्ट में हम देखते हैं कितना है। फ्रैंकफर्ट में इसका वैल्यू, एक एलए का वैल्यू होता था 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ्स। मीन्स में जाके वो 51.5 सेंटीमीटर हो रहा है। न्यूरेमबर्ग में 65.6 है ना। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। इसका मतलब क्या है? जब भी कस्टम लगाया जाता है वो वेट के आधार पे, लेंथ के आधार पे लगाया जाता है। तो अगर लेंथ हर जगह वेरी करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिस्टम है नहीं, तो बार बार कस्टम कैलकुलेशन भी क्या होगा? वेरी करेगा, और इससे क्या हो जा रहा है? लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। ठीक है, और ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के खिलाफ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं? इनको स्मूथ करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे कि इन सब समस्याओं को निपटाया जा सके। और वो क्या था? बेसिकली वो था फॉर्मेशन ऑफ ज़ोल्वेरिन। ठीक है, क्या होता है बेसिकली? इसको इकोनॉमिक एक्सचेंज में एक प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता था। इसीलिए प्रूशिया, प्रूशिया कौन था? बेसिकली जर्मनी कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। उसमें जो सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा जर्मन स्टेट था उसका नाम था प्रूशिया। समझ में आ रहा है? तो प्रूशिया ये इनिशिएटिव लेता है कि वो क्या करेगा? इन सब पूरे जर्मन एरिया को एक करने वाला है, जर्मन स्पीकिंग एरियाज को इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करने वाला है। ठीक है, और इसके लिए कस्टम यूनियन बनाया गया जिसे ज़ोल्वेरिन कहा जाता है। कस्टम यूनियन क्या होता है? कस्टम यूनियन ऐसे एरिया को कहते हैं या उन जगहों को कहा जाता है जिनमें एक ही टैक्स लगाया जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी वेस्ट इंडीज जानते हैं आप, क्रिकेट सब देखते होंगे, वेस्ट इंडीज है, कैरेबियन कंट्रीज है, उन्होंने कस्टम यूनियन बना के रखा है। इसका मतलब क्या है? आप चाहे जमाइका में या त्रिनिदाद में कहीं पे भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, जो टैक्स लगेगा वो सिमिलर लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं और एक जगह आपने फॉर एग्जाम्पल जमाइका में दे दिया तो फिर त्रिनिदाद में जाएंगे तो आपको देने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह टैक्स देना है। वो देश एक नहीं है लेकिन इकोनॉमिकली एक सिस्टम की तरह काम करेगा। इसे ही कस्टम यूनियन कहा जाता है। ठीक है, टैक्स के मामले में, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में। ठीक है, तो ऐसा ही कस्टम यूनियन बनाया गया जिसे कहा गया ज़ोल्वेरिन। ये किसके द्वारा बनाया गया था? प्रूशियन इनिशिएटिव पे जर्मन स्टेट्स के द्वारा बनाया गया था। समझ में आया? इससे फायदा क्या हुआ? जो 30 से अधिक करेंसीज थी उनको एलिमिनेट कर दिया गया, उसके जगह 2 करेंसीज आ गए। देखिए, जितना ज्यादा करेंसी आएगा ये भी प्रॉब्लम वाली बात है। क्यों प्रॉब्लम वाली बात है? बार बार करेंसी एक्सचेंज करना पड़ेगा, करेंसी एक्सचेंज बहुत ज्यादा होगा, और हर बार करेंसी एक्सचेंज आप करेंगे कोई ना कोई कॉस्ट आएगा। आप डॉलर से रुपए में बदलें या रुपए से डॉलर में बदलें, कुछ कमीशन आपको देना पड़ता है ना। और एक 600 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर 11 बार हमको बदलना पड़ रहा है करेंसी, तो कितना ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ बिजनेस, है ना। ठीक है, तो इसको अगर 30 को घटाकर 2 पे कर दिया जाए तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब चूंकि पूरे एरिया में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया है तो रोडवेज बनने लगे, रेलवेज बनने लगे। ठीक है, और रोडवेज रेलवे से लोगों के मूवमेंट को भी फैसिलिटेट किया गया और इकोनॉमिक नेशनलिज्म यहां पे उदय होता है। ठीक है, तो क्या हुआ? मिडिल क्लास के मदद से सोशल नेशनलिज्म बन रहा है। ठीक है, मिडिल क्लास है वो सोसाइटी को एक ही रूल लाना चाहते हैं, सोशल चेंजेस लाना चाहते हैं। समाज में अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ आएगा, ठीक है, तो सोशल नेशनलिज्म की ओर लेके जाएगा, और इकोनॉमिक्स की मदद से इकोनॉमिक नेशनलिज्म आएगा। बच क्या रहा है? पॉलिटिकल नेशनलिज्म। ठीक है, जब पॉलिटिकल नेशनलिज्म आएगा तब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेशन टू स्टेट है ये पूरा हो पाएगा।
ठीक है, और पॉलिटिकल नेशनलिज्म के लिए ही रिवॉल्यूशंस होने वाले हैं। ठीक, लेकिन जो अगला हमें पढ़ना है वो कोई रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ना है, वियना कांग्रेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमने देखा था कैसे नेपोलियन को युद्ध में पराजित कर दिया गया था। नेपोलियन के पराजय के बाद जितने भी विजेता देश थे वो एक मीटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि नेपोलियन एक बहुत बड़े यूरोप के हिस्से को जीत के रखा था। नेपोलियन ने अलग अलग पॉलिटिकल चेंजेस लेके आए थे। ठीक है, इन चेंजेस को अंडू करना चाहते थे, मतलब जो पुरानी यथास्थिति को मेंटेन करना चाहते थे। और इसको करने के लिए जितने भी विनर्स थे, याद रखिए कोई एक देश ने नेपोलियन को नहीं हराया, कई सारे देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया। तो ये जितने विजेता देश थे वो आपस में मिल बैठ के वियना में एक मीटिंग करते हैं, जो वियना कांग्रेस के नाम से, ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, उसमें एक बात ध्यान रखिएगा, नेपोलियन ने ब्यूरोक्रेसी में, आर्मी में कुछ बदलाव लाया। उन बदलावों को बिल्कुल भी छुआ नहीं गया। ठीक है, उनको टच नहीं किया गया, उनको रिवर्स करने का प्रयास नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि यह माना गया इससे जो मोनार्की है, ठीक है, इससे मोनार्की मजबूत होगी। किसके द्वारा माना गया? कंजर्वेटिव्स के द्वारा। कंजर्वेटिव्स को हिंदी में रूढ़िवादी कहते हैं। तो हु आर कंजर्वेटिव्स? बेसिकली कंजर्वेटिव्स आर दोस हु बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। सीधे साधे शब्दों में कहें, कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? जो अभी एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो अभी समाज की स्थिति है, ठीक है, उसको जो यथावत बनाए रखना चाहते हैं, जैसा है वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं, जिसमें बहुत कम बदलाव करना चाहते हैं। उनका क्या मानना था? मोनार्की को, राजशाही को बचा कर रखना है। वेरे रिवोल्यूशनरी क्या थे? राजशाही हटाओ, नेशन बनाओ, स्टेट बनाओ, नेशन स्टेट बनाओ, उनका ये था ना। ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स उसके अगेंस्ट थे, वो राजाओं को बचाना चाहते थे। ठीक है, जो चर्च था, आपको याद होगा, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में चर्च के प्रिविलेजेस को भी अटैक किया गया था, चर्च पे भी अटैक किया गया था। और इनफैक्ट फ्रांस में तो कई सारे चर्चेस को मिलिट्री बैरक्स में बदल दिया गया था। समझ में आया ना? तो वो लोग चर्च, कंजर्वेटिव चर्च को बचाना चाहते थे, सोशल हायरार्की जो स्टेट सिस्टम में था उसको बचाना चाहते थे। बेसिकली जो यथावत स्थिति को बनाए रखना चाहते थे उनको कंजर्वेटिव्स कहा जाता है। और कंजर्वेटिव्स ने आर्मी और ब्यूरोक्रेसी में जो बदलाव किए गए थे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? क्योंकि उनको लगा इससे राजशाही, मोनार्की और मजबूत होगी। ठीक है, इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, तो वियना कांग्रेस क्या हुआ, क्या क्या बदलाव लाए गए? यहां बेसिकली ये देखिए, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये बेसिकली एक पेंटिंग है वियना कांग्रेस की। ठीक है, यहां पे कई सारे डेलीगेट्स हैं। ये बीच में आप, ये कौन है? ये बेसिकली ऑस्ट्रिया के एम्पायर है, ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर के। और बाकी सारे अलग अलग देशों के डेलीगेट्स हैं, जैसे ये स्वीडन के हो गए, अलग अलग देशों के थे। ठीक है, ये ड्यूक मैटरनिक का फोटो है। हाँ, देख सकते हैं कितने रॉयल पोज में उन्होंने अपना पेंटिंग बनवाया है। खैर 1815 में क्या होता है? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, जिन्होंने बेसिकली नेपोलियन को हराया था, वो एक साथ मिलते हैं। कहां पर? ऑस्ट्रिया में मिलते हैं। जो मीटिंग हुई उसके होस्ट कौन थे, उसके मेजबान कौन थे? उसके मेजबान थे चांसलर ड्यूक मैटरनिक। मैटरनिक के द्वारा इसे होस्ट किया गया था, मेजबानी की गई थी। ठीक है, और उन्होंने बेसिकली एक समझौता किया जिसे ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जाना जाता है, वियना की संधि के नाम से जाना जाता है। क्या क्या किया गया था? बेसिकली जो बर्बन डायनेस्टी था, अगर आपको याद हो 1789 से पहले, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले बर्बन डायनेस्टी का राज हुआ करता था, उस डायनेस्टी को फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हटा दिया गया। ठीक है, तो नेपोलियन के हारने के बाद बर्बन डायनेस्टी को वापस से फ्रांस में रिस्टोर कर दिया गया। दूसरा, फ्रांस ने जो अलग अलग देशों के एरियाज को, टेरिटरीज को जीत के रखा था, उन सारे टेरिटरीज को फ्रांस से अलग कर दिया गया, फ्रांस से छीन लिया गया। ठीक है, और क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं? और बदलाव यह किया गया कि फ्रांस के बाउंड्री पे कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स बनाए गए। ठीक है, कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स क्यों बनाए गए? कि अगर भविष्य में फ्रांस आक्रमण करता है तो हम पहले ही सावधान हो जाएं। ठीक है, इसलिए छोटे छोटे स्टेट्स को बनाया गया। और इसी तरीके से जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, आपने चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था नीदरलैंड्स के बारे में, बेल्जियम के बारे में। ठीक है, बेसिकली बेल्जियम उस समय किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का पार्ट हुआ करता था। जो नीदरलैंड्स है, जहां पे डच भाषा बोली जाती है, ठीक है, और बेल्जियम उसके बॉर्डर पे है, तो वहां पे फ्रेंच भाषा भी बोली जाती है और डच भाषा भी बोली जाती है। तो पहले बेल्जियम और नीदरलैंड्स एक हुआ करते थे। ठीक है, ये किंगडम ऑफ नीदरलैंड उसके बाउंड्री पे बनाया गया था। इसके साथ साथ प्रूशिया बताया, जो सबसे पावरफुल जर्मन
एम्पायर, जर्मन स्टेट हुआ करता था, उसको नए नए टेरिटरीज दिए गए। पोलैंड जो था, पोलैंड रशिया को दे दिया गया। रशिया पे जब भी आक्रमण हुआ है वो पोलैंड के थ्रू हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए रशिया जब जब ऐसी ऐसी ट्रीटी हुई है, जब ऐसा ऐसा समझौता हुआ है, रशिया हमेशा इस चक्कर में रहा कि कैसे पोलैंड उसका पार्ट बन जाए, ताकि कोई फिर रशिया पे आक्रमण ना कर पाए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी यही हुआ था। स्टालिन ने क्या किया था, स्टालिन ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो वैसे ही यहां पे भी हुआ, पोलैंड को रशिया को दे दिया गया। लेकिन जो 39 स्टेट बनाया गया था कॉन्फेडरेसी जर्मनी के, जर्मन स्टेट्स का, उसको ज्यों का त्यों रखा गया, उसमें कोई बदलाव नहीं किए गए। इंटेंशन क्या था बेसिकली, ऐसे जो मोनार्की, ऐसे राजा जिनको हटाया गया है नेपोलियन के द्वारा, वापस से उनको रिस्टोर कर दिया जाए। तो ये सब कई सारे बदलाव थे। डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। तो आपको ये लिखना पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बाद में मैं आपको स्लाइड्स दे दूंगा, आपका काम हो जाएगा। तो रिवॉल्यूशनरीज आगे आता है। बेसिकली एक और चीज मैं बता देता हूं, यहां पे स्लाइड्स में उसको इंक्लूड नहीं किया है। बेसिकली ये था कि ये जो नए नए रेजिम्स बनाए गए थे, ये जो नए नए मोनार्कीज बनाए गए थे, ये ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे, ठीक है। ये बिल्कुल भी डिसेंट को बर्दाश्त नहीं करते थे, क्रिटिसिज्म को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे। इसलिए इन्होंने इन मोनार्कीज ने कई सारे सेंसरशिप को लगाया, और कोई भी राजा को या चर्च को या कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन को कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था, ठीक है। और रिवॉल्यूशनरी जो लोग नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, उन लोगों को लगा कि यह समय उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कई लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था, प्रिजनर बना लिया जाता था। इसलिए क्या किया, रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाना शुरू किया, ठीक है। तो बेसिकली यही थे रिवॉल्यूशनरीज। उन्होंने क्या किया, बेसिकली कंजर्वेटिव्स रेजिम जो 1815 में बने, वो बहुत ही ज्यादा ऑटोक्रेटिक थे, कोई भी क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करते थे, ये सब बता दिया। इसलिए सीक्रेट सोसाइटीज का राइज हो जाता है, ठीक है। इसमें से जो सबसे फेमस हुआ, जो सबसे फेमस सीक्रेट सोसाइटीज बनी, वो बनाया गया था मजीनी के द्वारा। और ये फोटो आपको मजीनी का दिख रहा है, ठीक है। तो मजीनी साहब कौन थे? मजीनी साहब का जन्म इटली में हुआ था, ठीक है। इसलिए वो क्या होंगे, एक इटालियन नेशनलिस्ट होंगे। तो उनका 1807 में इटली में जन्म हुआ था, और एक सीक्रेट सोसाइटी हुआ करती थी ठीक है, जिसे कहा जाता सीक्रेट सोसाइटी कार्बनरी में, एक जगह का नाम है, वहां पे उसके वो क्या बन गए, मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। 1831 में जब वो 24 साल के थे, तब उन्होंने एक कू का, सत्ता तख्ता पलट का अटेम्प्ट किया था, रिवॉल्यूशन का अटेम्प्ट किया था लिगुड़िया नामक जगह पे, और वहां पे उनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और उसके बाद उन्हें एग्जाइल में जाना पड़ा, ठीक है। तो वो क्या कर, एग्जाइल मतलब अपने देश निकाला हो गया, उनको अपना देश छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है। इन्होंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था बनाई, यंग इटली मार्सेल में, और दूसरा इन्होंने यंग यूरोप बनाया, ठीक है। नाम याद रखना है, ये दोनों इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे जो उस समय के लाइक माइंडेड यंग नेशनलिस्ट जो थे, वो आके जुड़ते हैं, ठीक। ये जो देखिए, इनका प्रभाव, मजीनी का प्रभाव केवल इटली में नहीं रहा है, पूरे दुनिया में मजीनी और उनके यंग यूरोप, यंग इटली का प्रभाव पड़ा। इन्हीं के नाम से मिलता जुलता एक इंस्टीट्यूशन भारत में बनाया गया था, अभिनव भारत। अभिनव भारत जो सावरकर के द्वारा बनाया गया था, वो यंग इटली से इंस्पायर्ड था, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली, वो मजीनी साहब थे, उन्होंने यंग इटली को बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बेसिकली उनका मानना क्या था, उनका यह मानना था कि he believed that the God had intended nation to be the natural units of mankind, so Italy could not continue to be a patchwork of small state and kingdoms। जो इटली उस समय छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, वो इस तरीके से नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने, उनका क्या मानना था, ईश्वर ने नेशन को नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, यूनिट मतलब इकाई, ठीक है। मानवता की इकाई क्या होगी, नेशन होगी। अर्थात जो ह्यूमन पॉपुलेशन होगा, वो नेशन के आधार पर विभाजित होना चाहिए। वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो बटा हुआ है, वो ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उनके आइडियाज बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हम, गरीबाल्डी, जो उन्हीं के शिष्य हुआ करते थे, ठीक है। उन्होंने इटली को यूनिफाई करने में बहुत ही की रोल अपनाया, ये हम पढ़ने वाले, उनके शिष्य थे, मित्र थे, दोस्त थे, वो भी यंग इटली के मेंबर हुआ करते थे। देखेंगे कि मजीनी का प्रभाव कैसे पड़ता है, ठीक है। जो ड्यूक मैटरनिक थे, ये मैटरनिक साहब,
ठीक है। ये जो ड्यूक मैटरनिक है, इन्होंने क्या कहा था मजीनी के बारे में, उसको कहा था कि ये यूरोप के सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमी है। उनका जो यूरोप का सोशल ऑर्डर है उसके सबसे डेंजरस एनिमी है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है